शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। देखो इसमें दो नाम ऐसे है कि जिससे आप टच में हो, alkenes and arenes. Arenes means aromatic compounds. And we have already studied in our 11th class what are alkenes and what are aromatic compounds. Actually, they all are hydrocarbons, but we have classified them in a very well manner. Hydrocarbon can be classified into different ways. Alkenes, alkenes, alkynes, aromatic compounds. बराबर ढेर सारे नाम हमने दिए थे. बट अल्केन्स क्या है और एरिन्स क्या है, तो हमने कहा हाइड्रोकार्बन के टाइप है. तो हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन पहले तो आपको पता होनी चाहिए. कैन एनीवन डिफाइन द वर्ड हाइड्रोकार्बन? याद है किसे हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे? जिस कंपाउंड में सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो उसे वेरी हाइड्रोकार्बन। गुड. हाँ, द कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ और मेड अप फ्रॉम ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन्स, or which consist carbon and hydrogens only, is or are known as hydrocarbons. They may be saturated or unsaturated type of hydrocarbons, but हम उसे हाइड्रोकार्बन कहेंगे. अब सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड क्या है, तो आपको पता है कि हर एक कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है और सारे सिंगल बॉन्ड से ही कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, तो उसे हम अल्केन्स कहेंगे. बट अगर कहीं पर डबल बॉन्ड है, कोई भी दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है या ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो उसे हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो क्लास में बाइफरकेट करेंगे. बराबर है. बट ये हाइड्रोकार्बन के ऊपर से हम हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स जो है उसे डिफाइन करने वाला है, इसलिए मैंने आपको हाइड्रोकार्बन वर्ड जो है वो समझाया. बराबर है. अब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसे हम अल्केन्स कहते हैं, बराबर है, वो अल्केन्स में कौन आता है, तो जिसमें सेचुरेशन हो और ओपन चेन कंपाउंड्स हो और एरोमेटिक ना हो. एरोमेटिक ना हो, एरोमेटिक होने की कंडीशंस क्या है, तो साइक्लिक प्लेनर होने चाहिए, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होने चाहिए और वो डबल बॉन्ड घूमते रहने चाहिए. या तो एक रूल था जिससे आपको कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं वो पता लगा सकते. वो रूल का नाम किसी को याद है? हक्कल्स रूल। वेरी गुड, वेरी गुड. ये नाम आपको याद है, इसका मतलब आपको 99% चैप्टर याद ही होगा. बराबर है. तो एरोमेटिक कंपाउंड्स मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो हक्कल रूल को फॉलो करता है. और हक्कल्स रूल क्या था कि ऐसे कंपाउंड्स जो साइक्लिक प्लानर हो, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड हो और उसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स उसमें होने चाहिए. ऐसा रूल था वो. और उसके अलावा के जो भी हाइड्रोकार्बन है ओपन चेन या साइक्लिक, बट वो अगर फॉलो नहीं करते हक्कल रूल को, तो उसे हम एरोमेटिक कंपाउंड नहीं कहेंगे. और अल्केन्स हम किसको कहेंगे, जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, उसे हम क्या कहेंगे, अल्केन्स कहेंगे. वो याद रखिए. बट हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन्स की डेफिनेशन हमें कुछ इस तरीके से याद रखनी है कि हेलो अल्केन्स क्या है, तो आपको लिखना है कि व्हेन वन और मोर hydrogen is or are removed or replaced by halogen atom, then the resulting compounds are known as haloalkanes. अब देखो alkane वर्ड है तो यहां पर आपको लिखना है from alkanes when one or more hydrogen, और हमने ब्रैकेट में एस लिखा क्योंकि एक से ज्यादा भी जा सकते हैं. when one or more than one hydrogen atoms is or are replaced by halogen atoms, then they forms हेलो अल्केन्स. बट किस में से रिमूव होने चाहिए, तो फ्रॉम अल्केन्स. अल्केन्स में से रिप्लेस होने चाहिए. फॉर एग्जांपल आपके पास प्रोपेन है CH3 CH2 CH3, इसमें से एक आधा या एक से ज्यादा हाइड्रोजन जाते हैं और उसकी जगह पर हेलोजेंस आते हैं. हेलोजन को हम एक्स कहते हैं, आपको याद है. तो जो कंपाउंड बनते हैं, मान लीजिए ऐसा बना CH3 CH2 CH3 के बदले दो हो गए,
और एक हेलोजन आया क्लोरीन, तो ये जो रिजल्टिंग कंपाउंड है उसे हम कहेंगे हेलो अल्केन। बराबर है, अल्केन को हेलो बोल कर आएंगे हम, तो ये हेलो अल्केन हो जाएगा। और अगर एरोमेटिक कंपाउंड है, सबसे सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड हम कौन सा पढ़े, याद करो जरा, मीथेन। याद है? वो तो अल्केन बचे, मैंने एरोमेटिक कंपाउंड कहा। बेंजीन। बेंजीन। बेंजीन, वेरी गुड। हमने जो पढ़ा है वो है बेंजीन, बराबर है। और बेंजीन में कुछ हम ऐसा ड्रॉ करते थे, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, बराबर है, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होता है, बट हमें दिखता कुछ नहीं, कार्बन भी नहीं हाइड्रोजन भी नहीं, बराबर है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। अब इसमें हर एक कार्बन जो है उसके पास एक एक हाइड्रोजन होता है, बी रिमेंबर। डेफिनेशन कॉपी पेस्ट करनी है ऊपर वाली ही, सिर्फ जहां पर लास्ट में हमने फ्रॉम अल्केन्स लिखा था वहां पर हम क्या लिख देंगे, फ्रॉम एरेन्स। लिखना यही है कि व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम is or are replaced by which thing भाई, क्या आना चाहिए? हेलोजन। हाँ, हेलोजन एटम, then the resulting compounds are known as haloarenes, but from किस में से रिमूव होना चाहिए, फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और एरेन्स। अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन जाते और हेलोजन आ जाते हैं, जैसे कि यहां पर एक आध हाइड्रोजन जाए और एक आध फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन कुछ भी आ जाए, तो हाइड्रोजन रिमूव हुआ फ्लोरीन से। और इसका नाम क्या, आपको नोमेनक्लेचर याद है जरा, भले ही गलत हो, जो भी आए आप बोल दो, सिखाया था हमने नोमेनक्लेचर। फ्लोरीन अगर बेंजीन, वेरी गुड, हाँ सही है, फ्लोरोबेंजीन, उसे हम क्या कहेंगे, फ्लोरोबेंजीन। क्लोरो होता है मतलब क्लोरीन होता है तो हम क्लोरोबेंजीन कहते हैं, ब्रोमीन होता है तो हम ब्रोमोबेंजीन कहते हैं। बट पूरा चैप्टर इसके ऊपर है, आपने थोड़ा ध्यान दिया, हेलो अल्केन्स और हेलो आरेन्स, उसके ऊपर पूरा चैप्टर दे दिया। इसका मतलब ये काम के कंपाउंड होंगे, वैसे ही पूरा चैप्टर इसके ऊपर थोड़ी ना देता है। और ये हर एक चैप्टर जो है, आप अगर आपके पार्ट 2 देखोगे तो उसमें 4 से 5 चैप्टर ऐसे दिए हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप्स ही पढ़ाए गए हैं आपको। देखो ये चैप्टर है हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरेन्स, दूसरा चैप्टर होगा अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स, मतलब 3 ग्रुप को इकट्ठा करके एक चैप्टर बनाया, उसमें हम उसका इंट्रोडक्शन, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, नोमेनक्लेचर, इसका मतलब पूरी जन्म कुंडली पढ़ने वाले हैं। तो डीप में आपने जो एक ही चैप्टर पढ़ा था 11th में, उसमें बहुत ज्यादा डीप में फंक्शनल ग्रुप वाइज, उसकी प्रॉपर्टीज वाइज पूरा पढ़ने वाले हैं। एक फंक्शनल ग्रुप में से दूसरा कैसे बनाए, दूसरे में से तीसरा कैसे बनाए, एक कंपाउंड्स में से दूसरा कंपाउंड कैसे बनाया जा सकता है, ये सारी चीजें हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। बट अभी हमारा फोकस होगा सिर्फ 2 टाइप के कंपाउंड्स के ऊपर, और वो दोनों हेलाइड्स है, जिसमें एक है हेलो अल्केन्स, जिसका दूसरा नाम याद रखिएगा अल्काइल हेलाइड्स, जिसे हमने हेलो अल्केन्स कहा था। और ये हेलो एरिन्स जो है उसका दूसरा नाम है एराइल हेलाइड्स, बराबर है। तो अल्काइल हेलाइड या हेलो अल्केन, आप जो भी कहो दोनों सेम है। एराइल हेलाइड्स या हेलो एरिन्स, आप जो भी कहो वो सेम है, बराबर है। तो ये दोनों नेम आपको याद रखने हैं, दोनों के दो दो नेम याद रखने हैं। क्या ये काम के क्यों इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, तो वो हम देखते हैं कि नेचर में कई सारे ऐसे जो हेलाइड्स है वो अवेलेबल है, दे आर नेचुरली अवेलेबल सब्सटेंसेस। उसमें से कई सारे सब्सटेंसेस है, सिंथेटिकली तो न्यूमेरियस है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो, इतने हेलाइड्स लेबोरेटरी में बन गए हैं और वो कंपाउंड काम में भी आ रहे हैं अलग अलग जगहों पर। बट नेचुरली मिलने वाले भी कई सारे कंपाउंड ऐसे हैं कि जो कोई ना कोई अच्छा उसका यूज होता है, बराबर। सिंथेटिकली मेड अप भी कई सारे कंपाउंड ऐसे हम दोनों को देखते हैं कि भाई क्या क्या काम में आता है। तो नेचुरली हमारी बॉडी में हेलाइड पाया जाता है। एक आयोडीन कंटेनिंग केमिकल है जिसे कहा जाता है थायरोक्सिन, अगर किसी ने नाम सुना है तो। थायरोक्सिन क्या है, किसी को पता है? 10th में आता था एक चैप्टर में,
थायरोक्सिन कुछ है, हमारी बॉडी में सेक्रेट होता है, इट इज अ हार्मोन। आयोडीन जो है वो इनिशियल उसे चाहिए बनने के लिए, थायरोक्सिन के सिंथेसिस में आयोडीन की जरूरत होती है। अगर इसकी कमी है आपकी बॉडी में, इसकी डेफिशिएंसी है, तो एक डिजीज होता है। ये तो बिल्कुल आपने नाम सुना ही होगा, गोइटर नाम का डिजीज होता है। क्या होता है ये डिजीज में, किसी को पता है? गोइटर में क्या होता है? नेक फेल हो जाती है। हाँ, हमारी जो नेक है, हमारे गले के पास एक बहुत बड़ा ट्यूमर बन जाता है, और वो पार्ट जो है वो इतना बड़ा ठीक हो जाता है कि आपकी जो गर्दन है वो मूव भी नहीं हो सकती, इधर उधर नहीं हो सकती, और जबरदस्त दर्द होता है। बट ये गोइटर जो है वो डेफिशिएंसी से क्रिएट होता है, आयोडीन की डेफिशिएंसी से। और आयोडीन ही उसमें रोल प्ले करता है, थायरोक्सिन नाम का हार्मोन जो है वो सेक्रेट होने में। तो उसकी डेफिशिएंसी जो है उसकी वजह से डिजीजेस भी हो सकते हैं। तो ये कितना बड़ा काम का हेलाइड है वो आपको पता लग जाता है यहां से। उसके अलावा क्लोरोमफेनिकोल नाम की दवाई है जो टाइफॉइड जो है उसे क्योर करने के लिए यूज होती है। क्लोरोक्विन नाम की दवाई आती है जो मलेरिया जो है उसकी दवाई है। इसकी साइड इफेक्ट भी है, क्लोरोक्विन अगर ज्यादा ली जाए तो बाल झड़ना शुरू हो जाता है। तो मलेरिया जिसे हुआ है उसे दवाई दी गई है, तो साइड इफेक्ट देखिएगा। अगर किसी को मलेरिया आजू बाजू में या घर पर कोई रिलेटिव को होता है तो उसके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, तो समझ लेना है कि ये साइड इफेक्ट है किसकी, क्लोरोक्विन की। और जैसे ही ये दवाई का डोज बंद हो जाता है, धीरे धीरे नॉर्मल जो है वो हेयर ग्रोथ होने लगता है, बराबर है। बट ये क्लोरीन वाले कंपाउंड्स है। उसके अलावा फ्लोराइड्स कई सारे ऐसे हैं, हाईली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड से, हाईली मतलब ज्यादा फ्लोरिन उसमें प्रेजेंट हो, जो ब्लड के सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर कई बार यूज होते हैं, रेयरली। मैंने वर्ड बोला है रेयरली, हर बार नहीं। बड़ी बड़ी सर्जरीज जब होती है, ऑपरेशन जो होते हैं, तब ब्लड अवेलेबल ना हो, पर्टिकुलर ग्रुप का ही ब्लड जो है वो चाहिए होता है, आपको पता है। तो ब्लड जब अवेलेबल ना हो तो उसकी जगह जगह पर ये हाईली फ्लोरिनेटेड जो फ्लोराइड्स है वो कई बार दिए जाते हैं एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ ब्लड, बराबर है। उसके अलावा एनेस्थेसिया, बेहोश करने की दवाई, नाम किसी को पता है? एक नाम पता होना चाहिए, बाकी कुछ हो या ना हो। क्लोरोफिल, वेरी गुड, Chloroform. क्लोरोफॉर्म, सॉरी। क्लोरोफॉर्म होता है वो। तो क्लोरोफॉर्म जो है उसका फॉर्मूला है CHCl3। ये क्लोरोफॉर्म है वो भी अल्काइल हेलाइड है, जनरल एनेस्थेटिक है। ये जनरल मतलब पूरा बंदा बेहोश हो जाता है, पूरा बॉडी जो है वो बेहोश हो जाता है अगर किसी को ये इनहेल करवा दिया जाए तो, सूंघने के लिए दे दिया जाए तो। और जनरली हमने पिक्चरों में इसे देखा है, बराबर है। ज्यादातर लोगों ने इसे पिक्चर्स में देखा है कि भाई एक हैंडकरचीफ होता है उसके ऊपर लगाकर किसी को सूंघा देते, चलो वो किडनैप हो गया, काम खत्म। बट ऑपरेशन में ऐसा नहीं होता। एक पर्टिकुलर डोज दिया जाता है, उसे इनहेल करवाया जाता है। डॉक्टर को पता होता है उसकी अमाउंट कि ये बंदे का ऑपरेशन 2 घंटे के लिए ही चलने वाला है, तो बंदे को 2 घंटे के लिए ही बेहोश करना है। अगर डोज से ज्यादा क्लोरोफॉर्म सूंघा दिया जाए तो बंदे का ऑपरेशन सिर्फ नाखून का होता है और 2 दिन के बाद उड़ता है, बराबर है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बट ऐसा होता था क्योंकि हर एक की जो इम्यूनिटी है वो अलग अलग होती है। हर एक को सेम डोजेस जो है वो शायद मुनासिब ना भी हो। तो अब जो है वो मार्केट में लोकल एनेस्थेटिक आ गया। हमारे पास टाइम है तो बढ़ा रहा हूं आपको। ये जो क्लोरोफॉर्म वो जनरल एनेस्थेटिक, जनरल मतलब पूरी बॉडी को अनकॉन्शियस कर देता है। ये थोड़ा बहुत जो है वो रिस्की भी है, हम ये कह सकते हैं। उसका रीजन ये है कि कई बार अगर ज्यादा अमाउंट हो जाए तो डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। और ऑपरेशन बहुत छोटा मोटा होता था ना तो भी पूरा बॉडी अनकॉन्शियस करना पड़ता था। बट जब से ये लोकल एनेस्थेटिक्स आया है, जैसे कि लिग्नोकेन, प्रोकेन, ऐसे कई सारे ड्रग्स है, बट ये हेलोअल्केन हेलोइरिन में नहीं आती, इसलिए नहीं दी गई है, ये ईथर्स है। तो ऐसी जो ड्रग्स है लिग्नोकेन, प्रोकेन, वो एक पर्टिकुलर जगह पर लगाई जाती है और उतना पोर्शन ही जो है वो अनकॉन्शियस होता है। फॉर एन एग्जाम्पल,
आपके थंब का ऑपरेशन है, किसी के थंब का ऑपरेशन है, तो थंब के आजू बाजू इंजेक्ट किया जाता है ये दवाई जो है वो, तो सिर्फ थंब वाला पोर्शन या जो आपकी पाम है उतना पोर्शन जो है वो अनकॉन्शियस होता है, और बाकी की पूरी बॉडी अवेकन फॉर्म में होती है। आप खाना खा सकते हो, एक हाथ का ऑपरेशन चालू है तो दूसरे हाथ से आप खाना भी खा सकते हो, तो ये रिस्क कम हो जाता है कि बंदा कॉन्शियस है तो जाएगा तो सिर्फ हाथ जाएगा, वो बंदा पूरा खत्म होगा नहीं। तो ये लोकल एनेस्थेटिक्स है। तो पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव्स भी है, बट वो एक उसका यूज भी है, जनरल एनेस्थेटिक है। और अभी भी जब क्रिटिकल ऑपरेशन हो तो ऐसे ही एनेस्थेसिया दिए जाते हैं, लाइक क्लोरोफॉर्म, जनरल एनेस्थेटिक ही तब काम में आता है, बराबर है। तो ये जो चीज हमने कही वो तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, सिर्फ दवाइयों के ही नाम लिए, इसके अलावा कई सारे ऐसे कंपाउंड्स है जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, रेफ्रिजरेटर और एसी में कूलेंट के तौर पर काम में आता है, आप लोगों को पता है, बराबर है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ऑप्शन है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जो ओजोन लेयर को डिप्लेट ना करे ऐसा कंपाउंड है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो ये सभी में फ्लोरीन है, मतलब दे आर ऑल्सो फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स, हेलो अल्केन्स टाइप के कंपाउंड्स है। इसके अलावा डाइज जो है वो बनती है इसमें से, और पेंट्स इंडस्ट्री है, पेंट्स बनते हैं, पॉलीमर्स बनते हैं, ढेर सारे फर्टिलाइजर्स भी है जिसमें कोई कोई फर्टिलाइजर में हेलाइट्स भी होते हैं। तो ऐसे अनगिनत जो काम है वो इसके है, यूजेस है। तो लास्ट में यूजेस में रिपीट नहीं करूंगा, यहाँ पर ही खत्म कर देते हैं। बट ये जो चीज है वो जानने के लिए हम हेलो अल्केन हेरोइन को पढ़ रहे हैं, बराबर है। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ, मेन पोर्शन शुरू होते हैं। उसमें पहला है क्लासिफिकेशन, कितने टाइप के हेलाइड्स होंगे। हाइड्रोकार्बन के साथ जब हेलोजन हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है तो जो हेलाइड्स बनते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो मेन दो क्राइटेरिया है इसे क्लासिफाई करने के। उसमें पहला क्राइटेरिया जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। आपको दिए गए हेलाइड में कितने हेलोजन प्रेजेंट है उस हिसाब से आप उसे क्लासिफाई कर सकते हो, और ये एकदम इजी है। जैसे कि आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक ही हेलोजन एटम है तो उसे मोनो हेलाइड कहा जाता है, याद रखिएगा। और ये अल्काइल हेलाइड भी हो सकता है, और बेंजीन को अब मैं इसे राउंड कर दूंगा, मैंने आपको कहा था कि ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड ना बताओ, राउंड कर दो तो चलेगा, कोई भी हेलोजन यहां पर आ जाए, बट एक ही हेलोजन है पूरे रिंग में तो ये भी मोनो हेलाइड है। अब आपको पता चल गया है, अगर दो हेलोजन है तो क्या नाम दूंगा मैं? डाइहैलाइड। हाँ, डाइहैलाइड, सही है। तो ये एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो? ये डाइहैलाइड कैटेगरी में आएंगे। तीन है तो ट्राइहैलाइड कहेंगे, इज दैट क्लियर? और तीन से ज्यादा है, तीन को भी आप कह सकते हो, बट तीन से ज्यादा है तो हम कहेंगे ही पॉलीहेलाइड, हम नाम देंगे। तीन से ज्यादा और तीन को भी आप कह सकते हो, बट इतने हेलोजन वाले जो कंपाउंड्स है, आप एग्जाम्पल कोई भी दे सकते हो, ध्यान ये रखना है कि कार्बन की वैलेंसीज के साथ खिलवाड़ ना हो। कोई कोई बच्चा 5-5 वैलेंसी लिख कर आता है कार्बन की। हमने 11th में क्या सिखाया आपको? कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड से जुड़ सकता है, बराबर। तो मन में उठना हाइड्रोजन तोड़ जोड़ कर नहीं आने, वहां पर ध्यान देना है कि हर एक कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई हो 4, बराबर है। और ऐसे जो 3 या 3 से ज्यादा वाले जो हेलाइड्स है, वैसे कंपाउंड्स है, उसे हम या तो ट्राई हेलाइड्स कहेंगे या तो क्या कहेंगे भाई, पोली हेलाइड्स कहेंगे, ये खास यार, बराबर। ये एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक है। अल्केन्स वाले जो है उसे हम एलिफेटिक हेलाइड्स कहेंगे, इसे एरोमेटिक हेलाइड्स कहेंगे, याद रखना है। ये एक टाइप हुआ और एकदम इजी है, देखो इसमें कोई हार्ड वाली बात नहीं है। नंबर ऑफ हेलोजेंस कितने वही याद रखना है, सेम या डिफरेंट ये दिमाग में मत रखना कि सर ने सारे क्लोरीन लिखे हैं तो हमें सब सेम है, तो ही ना, अलग अलग हेलोजन है बट कितने तो भी आप गिन सकते हो। एक क्लोरीन और एक ब्रोमीन है तो भी वो डाई हेलाइड कहा जाएगा, वो याद रखिए। हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हेलाइड्स आर देयर, with respect to them we can classify them into different classes like mono, di, tri, poly,
एक्सेट्रा, बराबर है। तो ये एक क्लासिफिकेशन हुआ विच इज ऑन द बेस्ड ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। सेकंड वन है, उसमें थोड़े रिवीजन की आपको जरूरत पड़ेगी, जो बेस्ड होता है हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। किसका हाइब्रिडाइजेशन? तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एट विच हेलोजन इज प्रेजेंट और अटैच्ड। हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, उसके बेस पर आपको क्लासिफिकेशन करना है। हमने कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन पढ़े हैं, आपको याद है? sp sp2 और sp3। गुड, sp3 sp2 और sp। तो हमें यहां पर दो काम में लेने हैं, क्योंकि जनरली हेलाइड इससे देखे गए हैं कि जो sp3 और sp2 कार्बन के साथ जुड़े हैं तो ज्यादा स्टेबल है। sp वाला रेयरली मिल रहा है या अनस्टेबल होता है, तो उसे सिलेबस में लिया गया नहीं है। बट पहले हम ऐसे हेलाइड्स लेंगे जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, और बाद में हम ऐसे हेलाइड स्टडी करेंगे जो ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा है जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनी कार्बन? शॉर्टकट दिया था मैंने, अगर आपको याद है तो। कौन से कार्बन sp3 वाले होते हैं, देखते ही कैसे पता चलेगा, और कौन से sp2 वाले? याद है शॉर्टकट? जिसमें 3p और एक s कंबाइन होती है सेम एनर्जी वाली। ना, वो तो आप क्या ऑर्बिटल ड्रॉ करोगे तो पता चलेगा ना, ये तो सिर्फ स्ट्रक्चर देखकर आपको पता चल जाना चाहिए, बॉन्ड्स देखकर आपको पता चल जाना चाहिए। ऐसा एक शॉर्टकट मैंने दिया था, आप बिल्कुल सही हो, गलत नहीं हो। सिग्मा सिग्मा और कुछ कहा था, सिंपल, इससे भी सिंपल मैंने आपको एक शॉर्टकट दिया था, देखकर पता चल जाएगी sp3 है। देखो एक बार लिख कर दिखाता हूं। अब कुछ याद आया कैसे कार्बन को sp3 कहेंगे? तो रिवाइज कर लीजिए, थोड़ा याद कर लीजिए। ऐसे कार्बन जिसकी हर एक वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई हुई। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, चारों की चारों सिंगल बॉन्ड है, तो वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, याद रखिए। और ऐसे कार्बन जिसकी वैलेंसी डबल बॉन्ड से सेटिस्फाई, डबल बॉन्ड है, तो वो sp2 है। डबल बॉन्ड वाला कार्बन sp2 होता है, और दो डबल बॉन्ड नहीं, हाँ ऐसे अगर है तो नहीं, तो ये कार्बन sp2 नहीं, ये स्पेशल केस है, याद रखना। तो इसे हम ध्यान में नहीं लेते, सिर्फ एक डबल बॉन्ड होना चाहिए कार्बन के इर्द गिर्द, तो वो sp2 है। बाकी भले सिंगल हो, बट एक डबल बॉन्ड हो तो वो sp2 है। तो इजी वाला टास्क ये है अगर आइडेंटिफाई करना चाहो तो। बट पहले हम सिर्फ देखेंगे ऐसे हेलोजेंस जो जुड़े हैं sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ, और ऐसे अलग अलग 3 क्लासिफिकेशन है। उसमें पहला सिंपल हेलाइड्स, या उसे अल्काइल हेलाइड्स कहा जाता है। डेफिनेशन सिर्फ इतनी है कि द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू हेलोजन एटम is sp3 hybridized, एंड उसमें अलग अलग 3 टाइप सिंपल हेलाइड में। अगर क्लोरीन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो कार्बन 0 या 1 कार्बन के साथ जुड़ा है, ये जो कार्बन है जिसके साथ हेलोजन जुड़ा है वो कार्बन फर्दर कितने कार्बन के साथ जुड़ा है, 0 या 1, तो ऐसे कार्बन को हम क्या कहते हैं? इसका नाम दिया था आपको याद है, 1 डिग्री को क्या कहते हैं हम? प्राइमरी। ये प्राइमरी हेलाइड है। इससे ही हम दूसरा टाइप कह सकते हैं कि ये सिंपल हेलाइड का ही टाइप है, याद रखिएगा। बट ये ऐसा हेलोजन है कि जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा है, बट वो कार्बन फर्दर 2 कार्बन के साथ जुड़ा है। तो ये कौन से टाइप का सिंपल या अल्काइल हेलाइड हुआ?
प्राइमरी के बाद क्या आता है? सेकेंडरी। गुड। तो secondary simple halides mean when the halogen is directly attached to the sp3 hybridized carbon which is further attached to two another carbons. Then and then it can be said that it is a secondary type of simple halide or alkyl halide. And now what is about tertiary? अब तो आपको पता ही है टर्सरी में क्या करेंगे भाई, तीनों कार्बन लिख देंगे, बराबर है ना। हेलोजन जो कार्बन के साथ जुड़ा है वो तो sp3 ही होना चाहिए, वो कैसे पता चलेगा, उसकी सारी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से है, तो हाँ भाई वो sp3, और वो sp3 कार्बन फर्दर तीन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो वो टर्शरी वाला जो है वो हम नाम देंगे। इज क्वाटरनरी पॉसिबल फॉर हेलाइड और नॉट? नो सर, व्हाई? क्योंकि चारों तरफ कार्बन आ जाएंगे तो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी। हाँ, तो हेलोजन की जगह नहीं रहेगी। आप बिल्कुल सही हो कि क्वाटरनरी हेलाइड्स आर नॉट पॉसिबल, क्योंकि क्वाटरनरी होने के लिए कार्बन को दूसरे चार कार्बन के साथ जुड़ना पड़ेगा, तो चार वैलेंसी तो वहां ही खत्म हो गई, तो हेलोजन तो बेचारा आ नहीं पाएगा, तो ऐसे हेलाइड्स पॉसिबल नहीं है। वेरी गुड। बट ये एक टाइप हुआ जिसमें हेलोजन्स डायरेक्टली sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, राइट। अब दूसरा क्लास है sp3 वाले कैटेगरी में ही आता है, जिसे कहा जाता है एलाइलिक हेलाइड्स। एलाइलिक और तीसरा टाइप होगा ना वो बेंजाइलिक होगा, दोनों लगभग लगभग सेम ही है, छोटा सा फर्क है, तो ये एक आप सीखोगे तो तीसरा आपको इजीली आ जाएगा। एलाइलिक हेलाइड किसे कहते हैं, तो याद रखना हेलोजन जहां पर जुड़ा है वो कार्बन तो sp3 ही होगा, बट उसके बाद वाला कार्बन जो है वो डबली बॉन्डेड कार्बन होना चाहिए, मतलब sp2 होना चाहिए। ध्यान से समझना, ना समझ में आए दो बार पूछ लेना, बट गलती नहीं होनी चाहिए। हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो sp3 होना चाहिए, बट उसके बाजू वाला क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए, बराबर है। sp3 कैसे, इसकी सारी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई हुई, हाइड्रोजन तो ऑलवेज सिंगल बॉन्ड से ही होता है, तो इसे आप अलग अलग हाइड्रोजन दिखा सकते हो ऊपर नीचे एक एक, बट उसके बाद वाला कार्बन है वो डबल बॉन्ड कंटेनिंग है, इसका मतलब वो sp2 है। तो ऐसे जो कंपाउंड्स है जिसमें हेलोजन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ जुड़ा है, बट वो कार्बन फर्दर sp2 कार्बन के साथ जुड़ा है, तो उसे हम प्राइमरी एलाइलिक कंपाउंड कहेंगे, या प्राइमरी एलाइलिक हेलाइड कहेंगे, याद रखना। अगर मैंने ऐसे लिखा होता CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH3 और X, तो इसमें भी हेलोजन के बाजू वाला मतलब कि डायरेक्टली अटैच कार्बन जो है वो sp3 ही है, बट उसके बाजू वाला sp2 है। तो ऐसा सीक्वेंस अगर मेंटेन हो कि sp3 के बाद sp2 वाला कार्बन आए, बट कितने कार्बन के साथ जुड़ा है, हेलोजन जो कार्बन के साथ जुड़ा है वो फर्दर कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा है, 2 कार्बन। तो वो कौन से टाइप का होगा, पहले वाला प्राइमरी था, तो ये वाला कौन सा होगा भाई, सेकेंडरी, और कैसा, एलाइलिक हेलाइड होगा। अब आपको पता है मैं क्या सिखाने वाला हूं, क्योंकि लॉजिक आपका अच्छा है, बराबर है। हम क्या लिखेंगे अब, CH2 डबल बॉन्ड CH3, H की जगह और एक कार्बन और हेलोजन, देन विच टाइप ऑफ कंपाउंड इज दिस, कोई कहेगा, गुड, टर्सरी एलाइलिक हेलाइड। Why it is tertiary allylic halide? Because we can say that the halogen which is directly attached to the carbon, and that carbon is of sp3 hybridized type, which is further attached to the carbon having sp2 hybridization. But the halogen attached to the carbon is further attached to other three carbons directly. So we can say that it is tertiary type of carbon and allylic type of halide. So we can say that it is tertiary allylic halide टाइप ऑफ कंपाउंड। और खास बात एक ये याद रखिए कि ये जो डबल बॉन्ड है
वो एरोमेटिक रिंग का नहीं होना चाहिए। बराबर है? कौन सा नहीं होना चाहिए? sp3 के डायरेक्टली साथ जो sp2 वाला कार्बन है वो एरोमेटिक रिंग का नहीं होना चाहिए, खास याद रखिएगा। क्यों? तो उसका रीजन ये है कि इफ इट इज सो, अगर ऐसा है तो उसे एलाइलिक नहीं, उसे क्या नाम दिया जाता है? बेंजाइलिक हेलाइड कहा जाता है। अगर दिया गया एलाइलिक हेलाइड है, उसमें ही जो sp2 वाला कार्बन है वो बेंजीन रिंग का, मतलब कि एरोमेटिक कंपाउंड का है। ऐसा नहीं बेंजीन रिंग है, ये तो हमारे सिलेबस में बेंजीन सिंपल वाला एरोमेटिक कंपाउंड दिया है, बट कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है उसके साथ अगर ये sp3 वाला कार्बन जुड़ा है तो उसे हम बेंजाइलिक कहेंगे। फॉर एन एग्जांपल CH2X को मैं वैसे ही रखता हूं, बट ये CH2 को मैंने रिंग के साथ जोड़ दिया है, तो ये कार्बन, हर एक कार्बन जो है ना बेंजीन का, हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला है, याद रखिए, क्योंकि हर एक कार्बन कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है। बट ये पूरी जो सीक्वेंस है वो कैसी है कि हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो कार्बन खुद sp3, क्योंकि हर एक बॉन्ड सिंगल उसका, बट उसके बाजू वाला कार्बन sp2 है, देखिए। और ये sp2 कैसा? एरोमेटिक रिंग का, तो उसे एलाइलिक नहीं, शर्त एलाइलिक वाली है, बट डबल बॉन्ड जो है वो एरोमेटिक रिंग का है, तो उसे एलाइलिक के बदले क्या नाम दिया जाता है? बेंजाइलिक। बट ये कौन से टाइप का बेंजाइलिक होगा, आप जरा ध्यान दीजिए। तो हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो फर्दर एक ही कार्बन के साथ है, तो क्या नाम देंगे? प्राइमरी बेंजाइलिक हेलाइड। फर्दर हम ऐसे ही एग्जांपल अगर लेते हैं, CH बट में कार्बन बढ़ा दो X, तो ये कौन से टाइप का हो जाएगा? तो ये भी sp3 ही है, उसके बाजू वाला sp2 है बट एरोमेटिक का है, तो ये क्या हो जाएगा? बेंजाइलिक हेलाइड हो जाएगा। बट कैसा बेंजाइलिक हेलाइड होगा भाई, कहेगा कोई? सेकेंडरी। सेकेंडरी। क्या होगा? सेकेंडरी होगा। एंड लास्ट वन टर्सरी होगा, ये सबको पता है क्योंकि हम सीक्वेंस में जा रहे हैं। बाद में मैं आपको आड़े टेढ़े करके पूछूंगा, तब आपको पता होना चाहिए। ये कौन सा होगा? तो हेलोजन जिस कार्बन के साथ है वो sp3, उसके बाजू वाला sp2 वो भी एरोमेटिक का, और कार्बन जो है वो फर्दर 1 2 और 3 कार्बन के साथ जुड़ा है, तो ये टर्सरी बेंजाइलिक हेलाइड होगा। तो हेलोजन जब डायरेक्टली sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन के साथ जुड़ा हो तो तीन क्लासिफिकेशन पॉसिबल है। कौन कौन से? सिंपल हेलाइड्स, एलाइलिक हेलाइड्स और बेंजाइलिक हेलाइड्स। तीनों क्लास में तीन तीन और क्लास है, प्राइमरी सिंपल, सेकेंडरी सिंपल, टर्सरी सिंपल। वैसे ही प्राइमरी एलाइलिक, सेकेंडरी एलाइलिक, टर्सरी एलाइलिक, एंड प्राइमरी बेंजाइलिक, सेकेंडरी बेंजाइलिक, टर्सरी बेंजाइलिक। बराबर है? ये बात हुई ऐसे हेलाइड्स की जो डायरेक्टली हेलोजन sp3 कार्बन के साथ जुड़े, वैसे एग्जांपल है। बराबर है? बट ऐसे भी कंपाउंड्स जो है वो पाए जाते हैं जिसमें हेलोजन ऐसे कार्बन के साथ जुड़े हो जिसका हाइब्रिडाइजेशन हो sp2, मतलब when halogen is directly attached to the carbon having sp2 hybridization, then it can classify further into other two classes। वो कौन कौन से, वो हमें देखना है। एक तो ऐसे कंपाउंड्स हो सकते हैं जिसमें ये डबल बॉन्ड एरोमेटिक के ना हो, मतलब ऐसे, ऐसा। देखिए कहीं रिंग नहीं आई, रिंग बिना तो एरोमेटिक पॉसिबल ही नहीं, हमने ये कहा। तो ये ऐसे कंपाउंड है जिसमें हेलोजन एटम्स जो है वो सीधे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ जुड़ा है। बराबर है? बट एरोमेटिक नहीं है, तो उसे विनाइलिक कहा जाएगा। कौन सा हेलाइड कहा जाएगा? विनाइलिक। एक बहुत अच्छा एग्जांपल इसका है, कोई मुझे देगा? आप 10th में भी पढ़ चुके हो। ऐसा एक था, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, इसका पॉलीमर आप पढ़ चुके हो, यह है विनाइल क्लोराइड।
और ऐसे ढेर सारे विनाइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो बनाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, और शॉर्ट में हम उसे कौन से नाम से जानते हैं भाई? पीवीसी। आपको याद है तो हम उसे पीवीसी कहते हैं, पीवीसी पाइप्स आते हैं, बराबर है। तो ये पॉलीविनाइल क्लोराइड है। 10th में ये चीज शायद आ ही चुकी है। पॉलीविनाइल क्लोराइड किसे कहते हैं? कार्बन वाले जो चैप्टर थे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ऐसा एक चैप्टर था, उसमें लास्ट में शायद 10th में ये दिया है कि विनाइल क्लोराइड जो है वो, तो ये एक टाइप का हेलाइड का टाइप है, क्योंकि ये हेलोजन डायरेक्टली ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा है जो sp2 हाइब्रिडाइज है। बट ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एरोमेटिक रिंग का नहीं होना चाहिए, तो उसे विनाइल क्लोराइड कहते हैं। बट अगर है तो क्या, मतलब डायरेक्टली ऐसी कोई एरोमेटिक रिंग आपके पास है जिसके साथ हेलोजन जुड़ा है, तो ये चैप्टर का सेकंड हाफ हो गया, इसे कहा जाता है एराइल हेलाइड्स। क्यों? हमने डेफिनेशन में ही कहा, इफ वन और मोर देन वन हाइड्रोजन इज और आर रिप्लेस्ड बाय एनी हेलोजन फ्रॉम द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, देन द रिजल्टिंग कंपाउंड्स आर नोन एज एराइल हेलाइड और हेलोएरिन्स। तो एक पूरा क्लास ही अलग हो गया। बाकी के सारे कंपाउंड्स अल्काइल हेलाइड वाली कैटेगरी में आते हैं, वाइल ये जो है वो किस में आता है? एराइल हेलाइड में आता है। अगर एरोमेटिक रिंग वाले कार्बन का जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है उसके साथ डायरेक्टली हेलोजन जुड़ा है, तो मुझे सिर्फ एक चीज का आंसर चाहिए। अब मैं जो लिख रहा, क्लासिफिकेशन खत्म हो गया, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। विच टाइप ऑफ हेलाइड इज दिस? मैंने जो ड्रॉ किया है वो हेलाइड का टाइप बताओ आप मुझे। दो आंसर चाहिए मुझे। विच टाइप ऑफ हेलाइड इज दिस? एक तो नंबर ऑफ हेलोजन के हिसाब से, और दूसरा ये हाइब्रिडाइजेशन वाले क्लासिफिकेशन के हिसाब से, दोनों आंसर चाहिए। नंबर ऑफ हेलोजन के हिसाब से क्या होगा भाई, वो तो पता होना ही चाहिए। मोनोहेलाइड। मोनोहेलाइड, और ये सबका सही होगा, वो मुझे विश्वास है, बराबर है। मोनोहेलाइड आप बिल्कुल सही हो। बट विथ रिस्पेक्ट टू हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, विच टाइप ऑफ कंपाउंड इज दिस? विच टाइप ऑफ हेलाइड इज दिस? एराइल हेलाइड। एराइल हेलाइड। देखो मैं हाँ या ना नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे आंसर चाहिए, वेराइटी चाहिए। आप अपने आंसर्स को जस्टिफाई करना होगा आप लोगों का। देखिएगा, आपने एक आंसर दिया एराइल हेलाइड, ध्यान से देखो ये सिस्टम को, ये कंपाउंड को ध्यान से देखो। आपने एराइल हेलाइड कहा ना जिसने, वो आप मुझे ये कहो कि इज इट एरोमेटिक? ये क्लोरीन को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो बाकी की सिस्टम एरोमेटिक दिख रही है आपको? जरा देखो, है एरोमेटिक या नहीं है? क्यों नहीं है? किसी ने ना बोला क्यों नहीं है? और अगर ये वेरी वेरी गुड, इसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं है, सही हो आप। साइक्लिक है, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट इसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं है। और ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं तो 4n+2 वाला रूल जो है वो फॉलो हो या ना हो कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड ही नहीं है। और इसका मतलब तो ये हुआ कि एराइल हेलाइड वाला आंसर गलत हो गया। तो ये कौन से टाइप का हुआ? आप हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है कार्बन का वो देखो जरा। हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा वो sp2 है, sp3 है, क्या है? sp2। और हमने ये तो मना कर दिया कि एराइल हेलाइड नहीं, क्योंकि एरोमेटिक सिस्टम ही नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन बाकी है वो जरा देखो। एक ही तो बाकी है, कौन सा? विनाइल है, बराबर है। तो ये कौन सा टाइप होगा? विनाइल। ऐसा मत सोचो साइकिल है तो नहीं हो सकता ना, हमने ऐसा नहीं कहा साइक्लिक होना चाहिए या नहीं, हमने ये कहा एरोमेटिक अगर है और डायरेक्टली sp2 के साथ हेलोजन जुड़ा है तो एराइल हेलाइड। बट एरोमेटिक नहीं है, चाहे साइक्लिक हो या ना हो, बट एरोमेटिक नहीं है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन के साथ अगर क्लोरीन जुड़ा है तो ये विनाइलिक हेलाइड होगा, बराबर है। तो ये जो है वो क्लासिफिकेशन था, टाइम शायद हो गया है।